प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं मुकेश्वर सोनवानी, समाजशास्त्र समाज कार्य विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज के व्याख्यानमाला में हम चर्चा करेंगे 9 प्रकारवाद पर। इससे पहले जो व्याख्यानमाला जो आई थी उसमें हमने चर्चा किया था प्रकारवाद के संबंध में। किसी भी शास्त्र में जो सिद्धांत है वो उस शास्त्र को जीवंत बनाता है। वो शास्त्र उतना ही धनी है जितना उसमें सिद्धांत है। किसी भी शास्त्र में एक सुदृढ़ता का आधार है उसमें सिद्धांत, और सिद्धांत की गतिशीलता अर्थात सिद्धांतों में परिवर्तनशीलता। जब तक किसी शास्त्र में सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं होता तब तक वो शास्त्र जीवंत नहीं है, वो शास्त्र गतिशील नहीं हो सकता। समाजशास्त्र में हमने इससे पहले प्रकारवाद की चर्चा की थी। प्रकारवाद के संबंध में आपको हमने बताया था कि भाई प्रकारवाद व्यवस्था में यथास्थिति के संबंध में बात करता है कि व्यवस्था में यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। आज के व्याख्यानमाला में 9 प्रकारवाद का ही एक विकसित स्वरूप, एक गतिशील स्वरूप, उसमें प्रकारवाद में एक संशोधन को 9 प्रकारवाद के रूप में देख रहे हैं। जब शास्त्र विकसित हुआ, समाजशास्त्र में सैद्धांतिक परंपरा जब आगे बढ़ी, तो ऐसा अनुभव किया जाने लगा कि जो परंपरागत जो क्लासिकल सिद्धांत है, जैसे हम प्रकारवाद के संबंध में बात करते हैं या प्रत्यक्षवाद के संबंध में बात करते हैं या प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संबंध में बात करते हैं या मार्क्सवाद के संबंध में बात करते हैं, जो परंपरागत जो क्लासिकल विचार है जिसमें प्रमुख रूप से ऑगस्ट कॉम्ट साहब, दुर्खिम साहब, मैक्स वेबर, पार्सन्स, इनके जो सिद्धांत है वो अब इनकी सांसें फूलने लगी है। ये सिद्धांत अब आधुनिक समाज के विश्लेषण में अब सटीक नहीं बैठते, आधुनिक समाज के विश्लेषण में ये असफल हैं। इसलिए ऐसा अनुभव किया गया कि आधुनिक सिद्धांतों में परिवर्तन किया जाना चाहिए, तभी इस आधुनिक सिद्धांत को, आधुनिक समाज को समझा जा सकता है, आधुनिक समाज की विशेषताओं को समझा जा सकता है, आधुनिक घटनाओं को विश्लेषित किया जा सकता है। जो परंपरागत जो समाजशास्त्री सिद्धांत हैं, वो चाहे यूरोप का समाज हो, चाहे अमेरिका का समाज हो, चाहे कहीं का भी समाज हो, इनका विश्लेषण, इनकी घटनाओं का विश्लेषण, चाहे अपराध के संबंध हो, चाहे सामाजिक अंगों के संबंध में हो, चाहे सामाजिक संरचना के संबंध में हो, इनको समझाने में निम्न स्तर पर चले गए हैं। जो परंपरागत जो समाजशास्त्री हैं, जैसे ऑगस्ट कॉम्ट, मैंने कहा, दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर, इनको जो आधुनिक सिद्धांत हैं या जिन आधुनिक सिद्धांतकार या फिर उत्तर आधुनिक सिद्धांतकार, वे उन्हें एक बारगे में ही नकार देते हैं। उनके महान वृत्तांतों के नाम पर उन्हें नकार देते हैं कि ये महान वृत्तांत समाज को समझने में कारगर नहीं है। आधुनिक सिद्धांतवेत्ताओं या उत्तर आधुनिक सिद्धांतवेत्ता कहें, उत्तर आधुनिक विचारक कहें, उसमें प्रमुख रूप से जीन बोड्रिलार्ड है, माइकल फोकाल्ट है, और भी बहुत से, अलेक्जेंडर है, मीड है, डारेंडॉर्फ है, कोजर है। ये सब आधुनिक सिद्धांतवेत्ता है जिन्होंने उत्तर आधुनिकता को आधार बनाया आधुनिक समाज को समझने के लिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आधुनिक सिद्धांत के आने से या समाज का आधुनिक प्रकार के विश्लेषण करने से या जो परंपरागत जो समाजशास्त्र सिद्धांत है उसमें संशोधन करने से सारी सामाजिक व्यवस्था बदल गई या केवल विश्लेषण का केवल यही आधार है, ऐसा नहीं है। यदि हम 9 मार्क्सवाद की बात करते हैं या 9 प्रकारवाद की भी बात करते हैं या किसी भी नवीन सिद्धांत की जब बात करते हैं या फिर 9 प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की जब बात करते हैं, तो इसका प्रमुख आधार जो है परंपरागत समाजशास्त्री सिद्धांत ही रहे हैं। चाहे प्रकारवाद से 9 प्रकारवाद का विकास हुआ हो, मार्क्सवाद से चाहे 9 मार्क्सवाद का विकास हुआ हो, इस चीजों को हमको समझना जरूरी है। इसी बुनियादी आधार पर ही, इस नवीनता के अर्थात नवीन समाज को समझने के आधार पर ही 9 मार्क्सवाद का विकास हुआ, 9 प्रकारवाद का विकास हुआ। प्रकारवाद से प्रकारवाद जो है ये बात करता है, या प्रकारवाद की मान्यता ये है कि समाज में व्यवस्था बनी रहे, समाज में जो सामान्य और विघटनकारी शक्तियां हैं उसमें सामंजस्य बनी रहे, या समाज में जब भी तनाव उत्पन्न होते हैं तो सामंजस्य और विघटनकारी शक्तियों मिलकर इस संघर्ष को कम करते हैं ताकि समाज में यथास्थिति बनी रहे, क्योंकि किसी भी समाज की किसी भी व्यवस्था की एक आवश्यकता होती है। ये प्रकारवाद बात करता है। 9 प्रकारवाद इससे जरा सा भिन्न है। बाद में जब इसका विश्लेषण किया गया तो बताया गया कि भाई
जो नव प्रकार्यवाद है वो प्रकार्यवाद का ही संशोधित रूप है। इसके संबंध में ऐसा भी कहा जाता है कि प्रकार्यवाद और नव प्रकार्यवाद एक ऐसा सिद्धांत है कि एक पुरानी बोतल में नई शराब है, जिसका स्वाद वही है, सारा चीज वही है, नशा वही है, केवल इसका स्वरूप बदल चुका है। प्रकार्यवाद जो है, प्रकार्यवाद के बाद जैसे नव मार्क्सवाद की बात करें तो नव मार्क्सवाद में भी मार्क्सवाद का विवेचन किया गया, मार्क्सवाद को सुधारा गया, मार्क्सवाद को संशोधित किया गया है। मार्क्सवाद को संशोधित करने का ऐसा आधार कब बना? सबसे पहले तो 1990 में सोवियत रूस का विघटन हो गया। दूसरी बात, जर्मनी में जो फ्रैंकफर्ट स्कूल था, जो संघर्ष सिद्धांतवेत्ताओं का, मार्क्सवादी सिद्धांतवेत्ताओं का जो एक संप्रदाय था, वो नष्ट हो गया। और जो उस समय के तमाम देश थे जहां पे साम्यवाद और समाजवाद को आधार बनाकर जहां पे राजनीतिक सत्ता चलाई जा रही थी, वो विघटित होने लगी, अर्थात एक बारगी में वो असफल होने लगा। इसीलिए जेमिसन आदि वैज्ञानिकों ने बाद में ये कहा कि ऐसा नहीं है कि मार्क्सवाद, जो परंपरागत मार्क्सवाद है, वो आधुनिक समाज के विश्लेषण में अपनी भूमिका नहीं निभा सकते, या आधुनिक समाज का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। वो इस चीज को स्वीकार करते हैं कि भले ही नव मार्क्सवाद आया हो, पुरानी जो साम्यवाद या समाजवाद की जो परंपरा रही है वो विघटित हो गई हो, परंतु आधुनिक समाज को अब भी जो मार्क्स का सिद्धांत है उसके आधार पर समझा जा सकता है। एक समय की बात है, 1960 के जो दशक हैं उनमें प्रकार्यवाद जो है, प्रकार्यवाद का बोलबाला था। जैसे एल्विन गुल्डनर कहते हैं कि 90% से अधिक दुनिया में जितने भी सिद्धांतकार थे, जितने भी विचारक थे या उनके जो साहित्य थे, उनमें प्रकार्यवाद का बोलबाला था। प्रकार्यवाद 90% से अधिक साहित्यों में प्रकार्यवाद ही मिलता था। और अंततः ये भी कहते हैं गुल्डनर साहब कि अधिकतर जो समाजशास्त्री थे, विचारक थे, वो प्रकार्यवाद के आधार पर, उसके विधि के आधार पर अपना व्यवसाय चला रहे थे। केवल अगर हम बोलते हैं कि अव्वल दर्जे का समाजशास्त्री, अव्वल दर्जे का मानव शास्त्री या विचारक है, तो उसके लिए प्रकार्यवाद का आधार होना जरूरी था। यह प्रकार्यवाद का इतिहास था, प्रकार्यवाद की महत्ता इस विषय में समाजशास्त्र में ऐसा है। जब आधुनिक सिद्धांतवेत्ता आए तब नव प्रकार्यवाद, नव मार्क्सवाद इस तरह से जब उन्होंने विकसित किया, इनके सिद्धांतों को अनुभाविक आधार पर विकसित किया, तो बाद में चलकर इनके विकास के क्रम को देखा गया। इनका विकास का क्रम ऐसा है, एक घटना हुई, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि प्रकार्यवाद की आधारशिला कैसे रखी गई। 1984 में, 1984 में जर्मनी में एक सेमिनार रखा गया अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा, जिसमें इस सेमिनार में नव प्रकार्यवाद पर चर्चा हो रही थी। भले इससे पहले आधारशिला बनना शुरू हो गया था नव प्रकार्यवाद के संबंध में, यह उभर कर सामने आया उस एसोसिएशन में। वहां पे चर्चा का मुख्य विषय यह था कि यदि पार्सन्स के, क्योंकि पार्सन्स जो हैं वो प्रकार्यवाद के प्रणेता रहे हैं, पार्सन्स के ही प्रकार्यवाद को पढ़ा जाता है। और सबसे पहली बात तो यह है कि नव प्रकार्यवाद जो है पार्सन से ही शुरू होता है और पार्सन्स पर ही खत्म होता है। ये किसी भी अन्य विचारकों को या अन्य सिद्धांतों को अपने आप में समाहित नहीं करता, उनको नहीं लेता। ये एक तरह से कहा जाए, नव प्रकार्यवाद पार्सन्स का ही एक निर्वचन है, पार्सन्स के सिद्धांतों में ही एक सुधार है, उसमें एक संशोधन है। तो इसकी आधारशिला की बात कर रहे थे। जब अमेरिकन एसोसिएशन का सेमिनार था तो वहां पे मुख्य चर्चा का विषय यह था, इसके अध्यक्ष अलेक्जेंडर थे, जिसको बाद में नव प्रकार्यवाद का जनक भी कहा गया। उनकी एक किताब आई 1985 में, न्यू फंक्शनलिज्म, नव प्रकार्यवाद। उनकी किताब के आधार पर ही उनको नव प्रकार्यवाद का जनक माना गया। तो इस सेमिनार में जो अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन जो हो रहा था सेमिनार, उसका एक सत्र चल रहा था 1984 में जर्मनी में। वहां मुख्य मुद्दा यह था कि पार्सन्स के यदि विचारों को आधुनिक समाज में यदि रखा जाए तो क्या आनुभाविक आधार पर समाज को व्यवस्थित किया जा सकता है। यह मुख्य आधार था। सब इसी पर चर्चा कर रहे थे। अधिकतर जो शोध पत्र वहां पढ़े जा रहे थे, अधिकतर जो बातें की जा रही थी विचारकों के द्वारा, उसमें यही था कि यदि पार्सन्स के सिद्धांत को आनुभाविक आधार पर लागू किए जाए समाज पर, उसके क्या परिणाम होंगे,
जैसे पार्सेस ने कहा कि भाई प्रकार्यवाद या प्रकारात्मक स्थिति में या प्रकारात्मक व्यवस्था में व्यवस्था यथास्थिति बनाए रखती है, उसमें सामान्य और विघटनकारी शक्तियों में एक सामंजस्य होता है। क्या इसको लागू करके आधुनिक समाज का विश्लेषण किया जा सकता है? यही प्रश्न था। जब बाद में अलेक्जेंडर साहब की जब किताब आई नियो फंक्शनलिज्म, उसमें इसकी विस्तृत चर्चा की गई थी, तब इनको बाद में कहा गया कि अलेक्जेंडर ही जेफ्रे अलेक्जेंडर इसके प्रणेता है और यही इसके जनक हैं। जो नव प्रकार्यवाद था उसके संबंध में अलेक्जेंडर साहब 2-3 बातें करते हैं। सबसे पहली बात तो वो कहते हैं कि ये कोई जो नव प्रकार्यवाद है, जो प्रकार्यवाद से विकसित हुआ है, नव प्रकार्यवाद कोई एक विकसित सिद्धांत नहीं है, कोई समाज में क्रांति पैदा करने वाला, आमूलचूल परिवर्तन करने वाला कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है। नव प्रकार्यवाद एक विचारधारा है, एक टेंडेंसी है, एक झुकाव है। अलेक्जेंडर साहब ने प्रकार्यवाद और मार्क्सवाद या उससे विकसित नव प्रकार्यवाद और नव मार्क्सवाद में कुछ कुछ समानताओं को उन्होंने बताया है। नव प्रकार्यवाद और नव मार्क्सवाद, उन्होंने 3 समानताएं बताई। सबसे पहली बात कि दोनों ही विरोधी परंपरा को समाहित करते हैं। पहली बात, इसका अर्थ यह है कि नव प्रकार्यवाद प्रकार्यवाद का विश्लेषण करता है और जो प्रकार्यवाद में जो सिद्धांत है उनको वो संशोधित करता है। नव मार्क्सवाद की जब बात करते हैं तो नव मार्क्सवाद भी जो परंपरागत जो मार्क्सवाद था उसमें सुधार करता है, संशोधन करता है, उनके विचारों का विरोध करता है। दूसरी बात उसमें कही जाती है अलेक्जेंडर साहब के द्वारा कि समानता के अंतर्गत कि नव मार्क्सवाद और नव प्रकार्यवाद दोनों ही किसी दूसरे सैद्धांतिक परंपरा को स्वयं में समाहित नहीं करते हैं, अर्थात ये स्वयं में अपने आप में स्वतंत्र हैं, अर्थात ये किसी भी दूसरे सिद्धांत को अपने आप में नहीं लेते, दूसरे सिद्धांत की बात नहीं करते। और तीसरी बात वे कहते हैं कि नव प्रकार्यवाद और मार्क्सवाद जो हैं वो सेम धाराएं हैं, ये सेम समानांतर रूप से चलते हैं और समाज में व्यवहारिकता को उत्पन्न करते हैं, अर्थात इसका मुख्य कार्य है समाज में व्यवहारिकता के स्तर पर समाज का कल्याण करना। अलेक्जेंडर साहब ने जो नव प्रकार्यवाद है उसके संबंध में उनकी एक प्रकृति का विश्लेषण किया, उनकी विशेषताओं को बताया कि नव प्रकार्यवाद सबसे पहला बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। अलेक्जेंडर साहब ये कहते हैं कि सबसे पहली प्रकृति नव प्रकार्यवाद की है, ये मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी प्रकृति है, अर्थात ये विस्तृत और विशाल और संकीर्ण या सूक्ष्म दोनों विचारधाराओं को समाहित करता है। अर्थात यदि सैद्धांतिक रूप में यदि हम कहें तो ये मीड, फ्रेजर और डारेनडार्फ, गार्फ एवं गार्फिंगल, हेबरमास, इन सारे लोगों के विचारों को भी समाहित करता है। और जो विशाल सिद्धांतकार हैं जैसे जिसमें शामिल है आगस्ट काम साहब, दुर्खिम साहब, हर्बर्ट स्पेंसर साहब, इनके विचारों को भी समाहित करता है, अर्थात सूक्ष्म और विशाल दोनों धाराओं की बात करता है। सूक्ष्म का अर्थ यह है, समाजशास्त्र में एक मान्यता है कि भाई ये सामाजिक दुनिया में या व्यवस्था जो बनी हुई है समाज में या समाज की जो संरचना जो निर्मित हुई है वो व्यक्ति से हुआ है, ये सूक्ष्म सिद्धांतकार बात करते हैं, जिसमें मीड, फ्रायड, फ्रेजर, ये सब सिद्धांतकार विचारक आते हैं जो कहते हैं कि व्यक्ति ही समाज का निर्माण करता है और सारी व्यवस्थाएं व्यक्ति से ही बनी होती है। और विशाल सिद्धांतकार ये कहते हैं कि व्यक्ति अपने आप में कुछ नहीं है, व्यक्ति की क्रियाएं स्वयं में कुछ नहीं है, बल्कि समाज ही एक ऐसा तत्व है, समाज ही व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करता है, उसकी गतिविधियों को निर्धारित करता है, समाज में व्यवस्था जिससे बनी रहती है। नव मार्क्सवाद जो है सूक्ष्म और विशाल दोनों चीजों को समाहित करता है, वो किसी एक पक्ष के बारे में बात नहीं करता है। ये इसकी पहली प्रकृति है अलेक्जेंडर के अनुसार नव प्रकार्यवाद की। दूसरी प्रकृति के संबंध में चर्चा करते हैं कि जो नव प्रकार्यवाद है वो प्रजातांत्रिक है। जैसे परंपरागत जो प्रकार्यवाद था उसमें यह कहा गया था कि भाई ये जो सिद्धांत है प्रकार्यवाद
वो अमीरों को और अमीर बनाता है और गरीबों को और भी विघटित अवस्था में, दयनीय अवस्था में, अमानवीय अवस्था में ले जाता है, क्योंकि ये समाज में यथा स्थिति की बात करता है। समाज में यथा स्थिति बनी रहे और समाज में कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती है जिसको समाज स्वयं पूर्ति करता है। यदि विघटन भी होता है, संघर्ष भी होता है, तनाव भी होता है, तो समाज की आवश्यकता है और इस आवश्यकताओं को पूरा करते हुए समाज में व्यवस्था यथा स्थिति रूप में बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है। ये परंपरागत प्रकारवाद बात करता है, जिसमें प्रजातंत्र का जहां पे कोई स्थान नहीं है, जहां पे व्यक्ति को कोई स्थान नहीं दिया जाता है, जहां पे लोगों को कोई स्थान नहीं दिया जाता है, बल्कि व्यवस्था ही सब कुछ है, व्यवस्था ही सारी चीजों का निर्धारण करता है। इस बात को नव प्रकारवाद जो है अस्वीकार करता है। ये कहता है कि नव प्रकारवाद बिल्कुल स्वयं में ये अपने आप में प्रजातांत्रिक है। तीसरी इसकी प्रकृति के संबंध में बात की जाती है कि संघर्ष के प्रति अभिस्थापन। जो परंपरागत जो प्रकारवाद था वो संघर्ष के संबंध में बात ही नहीं करता। वो कहता है कि अगर समाज में संघर्ष भी होता है तो वो समाज की आवश्यकता है और समाज में इसी अनुसार ही व्यवस्था बनी रहती है। परंतु नव मार्क्सवाद है सबसे पहले संघर्ष की चर्चा करता है कि समाज में आखिर संघर्ष किस लिए होता है, संघर्ष का कारण क्या है। संघर्ष को अलग करके नव प्रकारवाद इसका विश्लेषण नहीं करता। और क्योंकि परंपरागत जो समाज प्रकारवाद है वो संघर्ष का विरोध करता है, इसलिए बाद में मार्क्सवाद आया, संघर्ष सिद्धांत आया, बाद में मार्क्स का प्रकारवाद का विरोध करने के स्वरूप। इनकी अन्य प्रकृति के संबंध में चर्चा करते हैं कि कहते हैं कि भाई क्रियाएं वैकल्पिक होती है। जैसा परंपरागत जो समाज प्रकारवाद था उसमें पार्सन्स के द्वारा यह कहा गया था कि व्यक्ति की जो भी गतिविधि है, व्यक्ति की जो भी व्यवहार है, वो व्यवस्था को बनाए रखता है। और क्रिया वैकल्पिक होती है, इसका मतलब यह है कि क्रियाओं का निर्धारण व्यवस्था करता है। व्यक्ति की स्वयं, ये परंपरागत प्रकारवाद कहता है कि व्यक्ति की कोई भी इच्छा नहीं होती या व्यक्ति की स्वयं की अपनी क्रियाएं नहीं होती, बल्कि क्रियाओं को व्यवस्था उत्पन्न करता है। कौन सी क्रिया आपको करनी है, कौन सी गतिविधियों को संपादित करना है, ये व्यवस्था निर्धारित करती है। लेकिन नव प्रकारवाद ये कहता है कि एक व्यक्ति के पास बहुत सी इच्छाएं हैं, एक व्यक्ति के पास बहुत से ऑप्शन है, बहुत से विकल्प है क्रियाएं करने के लिए। इस बात को नव प्रकारवाद स्थापित करता है। बाद में जो नव प्रकारवाद के जो प्रणेता विद्वान रहे हैं उसमें प्रमुख रूप से जैसे पाल कॉलोमी, सबसे पहले तो अलेक्जेंडर है, जेफ्रे अलेक्जेंडर, उसके पश्चात पाल कॉलोमी, उसके बाद डीन गेरस्टेन वगैरह, जो रिचर्ड मंच है और लुहमान वगैरह है। ये सारे सिद्धांत, लुहमान जो हैं उन्होंने पार्सन्स के जो व्यवस्था सिद्धांत थे उस पर उन्होंने संशोधन किया और नवीन रूप में उसको प्रस्तुत किया। रिचर्ड मंच ने जो पार्सन्स के जो सामाजिक क्रिया सिद्धांत है उसमें उन्होंने संशोधन किया और नवीन रूप में उसको रखा। हुआ यह, ऐसे तो नव प्रकारवाद का शुरुआत, जो इसका जो प्रारंभ है, उसका जो आधार बनना शुरू हुआ वो 1979 में, 1979 में जर्मनी से हुआ। एक घटना घटित हुई इस समय 1979 में, 1979 में पार्सन साहब को जर्मनी बुलाया गया। उनका एक सम्मान समारोह था, हेडनबर्ग विश्वविद्यालय में उनका एक सम्मान समारोह था। वहां पे बहुत ही अव्वल दर्जे के जो समाज शास्त्री हैं, जो विचारक हैं, वहां उन्होंने शिरकत किए। अव्वल दर्जे के समाज शास्त्री वहां आए और चर्चा परिचर्चा वहां पे चली, जैसे हेबरमास है, लुहमान है, ये सब विचारक वहां पे शिरकत किए। जो जर्मनी में जो नव प्रकारवाद का जो विकास हुआ, जर्मनी में जो नव प्रकारवाद का जो आधार बना वो लुहमान का दृष्टिकोण था। अर्थात जर्मनी में जब नव प्रकारवाद को देखा गया, विश्लेषित किया गया, तो उसको लुहमान के दृष्टिकोण से देखा गया। क्योंकि लुहमान पार्सन्स के पास अमेरिका में 1 साल अध्ययन किया उन्होंने, और उसके बाद जब आए तो उन्होंने जब जर्मनी आए तो उन्होंने नव प्रकारवाद को या पार्सन्स के सिद्धांत को नवीन तरीके से विश्लेषित किया, जिसमें नव प्रकारवाद भी शामिल था। या मुख्य रूप से ये कहें कि पार्सन्स के क्रिया सिद्धांत का या व्यवस्था सिद्धांत का। तो नव प्रकारवाद को जर्मनी में लुहमान के नजर से देखा गया। और एक विचित्र घटना यह हुई जिससे लोगों का ध्यान पार्सन्स की ओर आकर्षित हुआ। 1979 में ही उस सम्मान समारोह के अंतर्गत ही पार्सन साहब की मृत्यु हो गई।
और इस मृत्यु की घटना ने ही जर्मनी में पार्सन्स पर सोचने पर मजबूर किया। पार्सन्स पर सोचने के लिए विचारकों का ध्यान आकर्षित हुआ। इस तरह से जर्मनी में सबसे पहले आधारशिला बनी। उसके बाद बाद में जो सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन जो आयोजित किया गया, सेमिनार जो आयोजित किया गया, एक सत्र आयोजित किया, बाद में चर्चा परिचर्चा के दौरान जब सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया तो बाद में कहा गया कि भाई अलेक्जेंडर इसके प्रणेता हैं, इसके जनक हैं। तीसरी बात आती है नव प्रकारवाद की विशेषताएं। नव प्रकारवाद की विशेषताओं को इस प्रकार से समझना जरूरी है। हमने इसकी प्रकृति के संबंध में बात की, जो अलेक्जेंडर साहब ने बताया कि बहुआयामी प्रकृति के है, प्रजातांत्रिक है और संघर्ष की ओर अभिशापन को निर्मित करता है। इसकी विशेषताओं के संबंध में सबसे पहली विशेषता तो यही है कि जो नव प्रकारवाद है स्वयं में बहुआयामी है। जैसे हमने क्रिया और व्यवस्था के संबंध में बात की। पार्सन्स कहते हैं कि भाई व्यवस्था जो है यथास्थिति बनाए रखती है, व्यवस्था में स्थिरता है और क्रियाएं जो होती है व्यवस्था के द्वारा निर्धारित की जाती है। और यही बात दुर्खिम साहब और आगस्ट काम साहब भी जो परंपरागत सिद्धांतवेत्ता थे, परंपरागत समाजशास्त्री थे, वे भी यही बात करते हैं कि भाई व्यक्ति स्वयं में कुछ नहीं है। लेकिन नव प्रकारवाद इसको स्वीकार नहीं करता है। व्यक्ति के पास बहुत से विकल्प हैं, वो अपनी विकल्प के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, स्थान के अनुसार अपनी क्रियाओं का चयन कर सकता है। तीसरी बात क्रिया वैकल्पिक है। दूसरी बात क्रिया वैकल्पिक है। क्रिया वैकल्पिक है इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति स्वयं चुनाव करता है, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की कि व्यक्ति क्रियाओं का चुनाव स्वयं करता है। चौथी बात यह करता है कि जो नव प्रकारवाद है वो स्वयं में उत्तर प्रत्यक्षवादी है। उत्तर प्रत्यक्षवादी कहने का अर्थ यह कि ये आधुनिक सिद्धांतवेत्ताओं की मान्यता है। उत्तर प्रत्यक्षवादी कहने का अर्थ यह है कि समाजशास्त्र में परंपरागत रूप से प्रत्यक्षवाद अर्थात अनुभव के द्वारा, अपने इंद्रियों के द्वारा घटनाओं का विश्लेषण करना, चीजों को इंद्रियों के द्वारा अनुभव करके देखना, जानना, उसके संबंध में मान्यता स्थापित करना, यह परंपरागत समाजशास्त्र। लेकिन नव प्रकारवाद या आधुनिक जो सिद्धांतवेत्ता हैं, उत्तर आधुनिक जो सिद्धांतवेत्ता हैं, वो उत्तर प्रत्यक्षवादी प्रवृत्ति को स्वीकार करते हैं, जहां पे विज्ञान और अनुभव या आनुभविक और सैद्धांतिक दोनों परंपरा को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। और नव प्रकारवाद की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह उत्तर प्रत्यक्षवादी अर्थात यह आनुभविक और सैद्धांतिक दोनों बातों को लेकर चलता है। स्वयं में जो नव प्रकारवाद है स्वयं में क्रांतिकारी है और अपने आप में विवरणात्मक है। नव प्रकारवाद की अगली विशेषता यह है कि यह कहता है कि भाई प्रतीकों के प्रति सजग होना जरूरी है। अर्थात जो प्रतीकात्मक समाजशास्त्र में सिद्धांत है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, जिसमें यह कहा गया है कि ये जो सोशल वर्ल्ड है हमारे चारों ओर, इस व्यवस्था में, सामाजिक संरचना में प्रतीक कार्य करते हैं। अर्थात व्यक्ति जो भी क्रियाएं करता है, जो भी व्यवहार करता है, अंतःक्रिया करता है, वो प्रतीकों के द्वारा निर्धारित होता है। भाषा एक प्रमुख प्रतीक है, जिसके कारण भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, एक प्रमुख प्रतीक है। और हमारे चारों ओर प्रतीक बिखरा पड़ा है और इसी प्रतीक के माध्यम से ही व्यक्ति का व्यवहार निश्चित होता है। तो नव प्रकारवादी कहता है कि प्रतीकों के प्रति हमको सजग होना चाहिए। अर्थात प्रतीकों के से संबंधित जो विश्लेषण है उसमें सावधानी रखनी चाहिए, तभी इस समाज का विश्लेषण किया जा सकता है। यह नव प्रकारवाद की देन है। बाद में जब अलेक्जेंडर, जिनका जन्म ऐसे अमेरिका में हुआ था 1947 में, ये 3-4 बातें करते हैं नव प्रकारवाद के संबंध में। ये कहते हैं कि भाई समाज में सबसे पहले तो संरचना है, संस्कृति है और व्यक्ति को अलग करके इसका अध्ययन करना चाहिए। इसमें समांतरता नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति, समाज और संस्कृति को अलग करके इसका विश्लेषण किया जाए, तभी आधुनिक समाज को समझा जा सकता है। पार्सन साहब ने प्रकारवाद के अंतर्गत एक और बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि भाई जो व्यक्ति होता है, अपनी जो क्रियाओं का जो संपादन होता है वो व्यवस्था के अनुसार करता है या व्यवस्था उसके व्यवहार को निर्धारित करती है। पार्सन साहब का यह कहना है कि प्रत्येक जो क्रियाएं हैं वो प्रकारवाद के अंतर्गत शामिल नहीं किए जा सकते। प्रत्येक जो गतिविधि है वो क्रियाएं नहीं है। अर्थात एक व्यक्ति
यदि समाज में ये मान्यता है कि भाई धन कमाने के लिए आपको काम करना है, मेहनत करना है, उद्यम करना है, और आप जब काम करके पैसा कमाते हैं, उद्यम करके मेहनत करके पैसा कमाते हैं, तो आपका मेहनत करना समाज में व्यवस्था को बनाए रखना, यह एक सामाजिक क्रिया है पार्सन्स के अनुसार। यदि कोई व्यक्ति धन अर्जित करने के लिए चोरी करता है, और चोरी करना व्यवस्था के लिए विघटनकारी है, इसलिए ऐसी क्रियाएं समाज के लिए विघटनकारी, इसलिए इसको सामाजिक क्रिया नहीं मानता। और यही बात हम नव प्रकारवाद में कह रहे हैं कि केवल समाज में व्यवस्था जो बनी रहे वही क्रियाएं नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति जो होता है वो ऐसी भी क्रियाएं करता है जो उनकी परिस्थिति के अनुकूल हो, जो उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। यही पार्सन्स और अलेक्जेंडर का जो परंपरागत जो प्रकारवाद है और जो नव प्रकारवाद है, इसमें सुधार की परिस्थिति को पैदा करता है, सुधार की स्थिति को उत्पन्न करता है। अलेक्जेंडर ने बाद में इन्हीं चीजों को विश्लेषित किया अपने किताब में नियो फंक्शनलिज्म में। यही है नव प्रकारवाद और प्रकारवाद। प्रकारवाद का संशोधित रूप ही नव प्रकारवाद है। इसको स्वयं अलेक्जेंडर ने स्वीकार किया था कि प्रकारवाद का संशोधित रूप ही नव प्रकारवाद है, जिसमें केवल एक झुकाव है, केवल एक प्रवृत्ति है, केवल एक विचारधारा है। इसमें कोई ज्यादा नवीनता नहीं है, बस उसको संशोधित कर दिया गया है। यही बात अलेक्जेंडर साहब स्थापित करते हैं, इसीलिए नव प्रकारवाद का जनक माना जाता है अलेक्जेंडर को। आज की कक्षा में बस इतना ही। आने वाले क्लासेस में हम मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।